This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने माइनर कोफैक्टर एट ज्वाइंट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमने की। आपको अगर प्रीवियस एक्सरसाइज से कोई डाउट है तो बताइए, स्टार्टिंग से लेकर जहां तक हमने कर लिया है चैप्टर में, वहां कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको डिस्कशन करना हो तो बताइए। एनीबडी? नथिंग? चलिए ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस जो है वो आपका लास्ट टॉपिक भी है और ये आज का टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें लेकिन कुछ चीजें जो है वो सिलेबस से हटा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारे पॉइंट हटा दिया है। जो ऊपर में आपको पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे पॉइंट जो है वो हटा दिया है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कशन नहीं करने हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आप ये जान लीजिए कि सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है और क्या उसके तरीके हैं। जैसे कि आपने देखा था 2x2 में टू वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना। वो आपने देखा था ना कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिखा था स्टार्टिंग के चैप्टर में, A1 A2 B1 B2 देन XY इज इक्वल टू C1 C2। याद आया? बिल्कुल सेम वही चीज है, ये तीन है। यहाँ पे ऐसे तीन 3x3 का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला। इसमें सारे कोफिशिएंट जो होते हैं उनको रख दिया जाता है, दिख रहा होगा आपको। एंड देन यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स दिख रहा है ये वेरिएबल मैट्रिक्स है जिसमें XYZ है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। कुल मिला के पूरा जो सिस्टम दिख रहा है आपको X इज इक्वल टू बी करके लिखा जा सकता है। ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है। ये चीज समझ में आ रही क्या? X इज इक्वल टू बी। बस आपको यहाँ x निकालने बोलता है, a को उधर लेके जाएंगे, a इनवर्स बन जाएगा, और a इनवर्स आपने निकालना सीखा, बस इतनी सी कहानी है। मल्टीप्लीकेशन भी जानते हैं, इनवर्स निकालना भी जानते हैं, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दो है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है कि नहीं भाई? ये तो आपको पहले से आता है कि अगर मैट्रिक्स मेथड नहीं भी लिखा है तो लीनियर सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़ते। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस क्लास में, 12th में आप क्या करने वाले हो, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे, x लिखोगे, b लिखोगे, ठीक है। पूरा जो सिस्टम है उसको एक्स बी के फॉर्म में लिखोगे। ये करने के बाद आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकाल लोगे। इनवर्स निकालने के बाद आप उसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने आप जो है आंसर आ जाएगा। एक्स वाई को कंपेयर कर लेंगे। चीज समझ में आ रही है क्या? 3x3 मैट्रिक्स में भी यही काम करना है आपको। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, एक्स वाई जेड पूरा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे जितने कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, जैसे 3 है, 2 है, 3 है, तो लिख दिया 3 माइनस 2, देन 2 है, y है, -1 है, सारे नंबर्स लिख दिया। अगर कोई सपोज y नहीं है, x नहीं किसी टर्म में, तो वहां 0 हो जाएगा कोफिशिएंट। एक्स वाई जेड भी आप समझ गए, कांस्टेंट भी समझ गए। मेन चीज है एक्स इज इक्वल टू बी समझना और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी समझना। ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए सबसे पहला प्रोसेस होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ये नो सोल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं ऐसे सिस्टम को जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर सोल्यूशन है और तो आपके 12th के केस में यूनिक सोल्यूशन आता है। और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको याद होगा पहले सारे के सारे को फैक्टर निकाले जाते हैं। याद है आप लोगों को? को Yes, फैक्टर्स sir. निकालते हैं Yes, एलिमेंट्स के। sir. एलिमेंट को फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करते हो? एडजॉइंट Transpose निकालते करते हैं। हैं। ट्रांसपोज लेके, हाँ, ट्रांसपोज लेके उसको किससे ट्रांसपोज डिवाइड लेते करते हैं? हैं। किससे डिवाइड करते हैं? और उसको ए इनवर्स निकालने, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, तो ये दिख रहा है आप लोगों को, ए इनवर्स निकल गया। अब बी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, बी कांस्टेंट है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से ये जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप जो है वो मैच कर लेंगे एक्स वाई और जेड को, तो यहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही क्या? एग्जाम्पल नंबर 29 है। अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम को आप बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो वापस आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। पढ़िए, ओम दीवान पढ़िए। इफ द सम ऑफ 3 numbers is 6. The sum of three number is 6. If we multiply the third number by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third numbers, we get double of the second number.
represent algebraically and find the numbers using matrix method. ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपने देख लिया कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम था बहुत सिंपल लाइनें लिखी थी, आप इसका मीनिंग भी समझ गए, ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स मतलब x y z इस तरह के नंबर हो गए। और जब आपने इसको पूरा इस वर्ड प्रॉब्लम को आपने जब एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो फिर अब आगे का क्या फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले किसमें चेंज हुआ, एल्जेब्रिक फॉर्म में। एल्जेब्रिक फॉर्म से हमने किसमें चेंज किया, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म को आगे सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। एडजॉइन निकालना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ax इज इक्वल टू बी में अरेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप क्या करो, ए इनवर्स निकालो, ठीक है। ये प्रोसेस है। ए इनवर्स निकालने के बाद अपने आप x निकल जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगी। चीज समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, क्लियर है सबको? ऐसा नहीं कि पहले एडजॉइन निकाल लिया बाद में डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और मालूम चला डिटर्मिनेंट तो जीरो है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, पेपर में ऐसे ही दे रखा है। आपने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, एडजॉइन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो कभी भी वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, क्लियर है क्या? क्योंकि एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज होती है, देवधारी बोल। एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है वो आपका पढ़ा हुआ ज्ञान और समय है। अगर समय के रहते उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं साल भर पढ़ाई करने का। बोर्ड बोलेगा तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं, हम तो कुछ नंबर ही नहीं देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 3 घंटे में बेटा अगर आप वहां जा, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई इस हॉल में जाके, तो फिट भी रहना जरूरी है आपको एग्जाम के पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे एग्जाम है और रात में 3 बजे सो रहे हो, नहीं लिख पाओगे कुछ भी वहां पे, ठीक है। आपका बॉडी इतना टायर्ड हो जाएगा कि आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो एक एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो पूरे कॉन्शियसनेस के साथ पढ़िए, सॉल्व करिए, क्योंकि वही आपका स्कोर दिलाता है, ठीक है। कई बार होता है कि कई बहुत सारे बच्चे जो है साल भर पढ़ाई नहीं करते और अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चों से बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं, उनकी इक्वल भी ले आते हैं या थोड़ा बहुत कम लाते हैं। और उनको टॉपर लोग को लगता है कि मैं तो साल भर पढ़ा हूँ, मेरा 95 आया, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा था साल भर फिर भी इसका 90 आ गया। तो वही चीज है, ठीक है, कि वो आप एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। वहां पे आपका कॉन्शियस लेवल क्या है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा पेपर लिख लेते हैं, ठीक है, और उनके कैलकुलेशन से लेकर उनके जो कंसेप्ट हैं वो काफी अच्छे रहते हैं, तो बहुत कम मेहनत में भी ले आते हैं नंबर। ऐसा कोई मिरेकल नहीं है नंबर लाना या नहीं लाना, वो किसी चीज को जज नहीं करता है, आप जज नहीं होते उस बात से कि आप पढ़ाई में कैसे हो। लेकिन क्योंकि वो एक एग्जाम है, क्योंकि वो एक खेल है, एक टूर्नामेंट है। आप इमेजिन करिए कि कोई किसी टूर्नामेंट में कोई प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाए, अच्छा प्लेयर, तो वो एक बहुत ही कम रैंकिंग वाले प्लेयर से हार सकता है या वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकता है। लेकिन जो जज है वो तो यही डिसाइड करेंगे कि ना जो खेला है, जिसने परफॉर्म किया, ही विल बी द विनर, ठीक है। तो यही सारी सिचुएशन होती है। आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज होती है, आप ये बात समझेंगे। एक्सरसाइज 4.6 की अगर मैं बात करूं तो सारा कुछ जो है वो ऐसे ही है, सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। आपने जो देखा है वही सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज होगा। आपके पास काफी टाइम है अभी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो, एमटीजी भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी इमीडिएटली। आप एमटीजी भी बनाइए। और मैट्रिक्स के मेरे ख्याल से आप लोगों ने एमटीजी बना लिया होगा, क्या बोलते हैं आप लोग? मैट्रिक्स में एमटीजी भेजा था आपने? सारे क्वेश्चन नहीं बने और सारे अगर नहीं बनाए बेटा तो सारे बनाइए, सिमिलर भले छोड़ सकते हैं बट लगभग ऑलमोस्ट सारे पैटर्न आप लोग को कवर करने हैं, ठीक है। सर तो आप इसको, हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज 4.6 में ये 1 से हाँ 6 तक तो कंसिस्टेंसी वाला दिया है, तो वो तो नहीं करेंगे ना? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सोल्यूशन है, ये वर्ड आप लोग जान लीजिए, उसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये वर्ड भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये कंसिस्टेंसी वर्ड अगर आपको दिख जाता है, इनकंसिस्टेंसी वर्ड दिख जाता है आपको, तो उसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। सिस्टम को कंसिस्टेंस बोला जाता है अगर उसका सोल्यूशन है, और उसकी पहचान क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया मतलब क्या हो गया, वो इनकंसिस्टेंट आएगा, सोल्यूशन ही नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पढ़िए तो इसको चारुल। Yes, sir. In this section, we shall discuss the application of determinants and matrices for solving the system of linear equation in 2 and 3
variable and for checking the consistency of the system of linear equation. Consistent system. A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist. आप लोगों को सिर्फ वन सॉल्यूशन वाला एग्जिट पढ़ना है, ठीक है। इसमें मैनी इनफाइनाइट का भी केस आता है, आप लोग को याद होगा कि लाइन के 3 फॉर्म होते हैं, एक दूसरे को कट कर सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, सुपर इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये वाला सिचुएशन जो है यूनिक सॉल्यूशन वाला पढ़ना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम उसको बोला जाता है इफ इट हैज नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों के लिए एक सिंपल वर्ड है कि कंसिस्टेंट सिस्टम होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। बस इतना ही आप लोग के लिए काफी क्लियर है क्या? यस सर। अब क्योंकि सीबीएसई ने बहुत सारा मटेरियल यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर पूरा सिस्टम होता है कि जो है सिस्टम कैसे पता लगाएं कि जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बेसिक फंडामेंटल रूल यही है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ये पता लगाने के लिए डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर जीरो है तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है मतलब उसका सोल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है और आप लोगों को सिर्फ यूनिक सोल्यूशन ही देगा। क्लियर है क्या? सिलेबस में भी लिखा हुआ है। चलिए मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस आप लोगों को बनाना है, लेकिन इसमें जितने भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी को यूज करके, जैसे दिख रहा होगा ये प्रॉपर्टी लगा है, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी है, ये वाले क्वेश्चंस आपको ड्रॉप कर देने हैं, नहीं आएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, ये डिलीट कर दिया इस साल सिलेबस से। और अभी आगे देखते जाइए जब तक एग्जाम का टाइम टेबल आता है, ये आता है वो आता है, मेरे ख्याल से काफी स्टेट बोलेंगे कि सीबीएसई सिलेबस कम किया जाए, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक लगा लीजिए आप, ये कई बार पूछा है। यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग ही सवाल पूछ दिया इसने, मिसलेनियस इसीलिए पढ़ना चाहिए बोलते हैं। अलग ही सवाल क्यों है ये? अलग सवाल इसलिए क्योंकि इतना तो आपको पता है कि सिस्टम को ax प्लस बी में लिख सकते हैं। बताओ a कौन सा होगा? ये वाला मैट्रिक्स a है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये a है ना, a है ना। अब इस प्रोडक्ट को यूज करने बोला है। अच्छा ये प्रोडक्ट यूज नहीं करने बोलता तब तो आपको पता है ax इज इक्वल टू b करते, a इनवर्स निकालते, आप सॉल्व कर देते, लेकिन ये यूज कैसे करें? तो वही चीज है कि यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यूज प्रोडक्ट बोला मतलब मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक मैट्रिक्स ए है, ये नहीं पता ये कौन सा मैट्रिक्स है, से दिस इज बी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, जस्ट लेट्स सी ए बी। तो ये रो वाइज कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2 माइनस 9, ठीक है, माइनस 2 माइनस 9 और साथ में क्या आ रहा है प्लस 2, तो माइनस 9 मेरे ख्याल से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड वाले को भी मल्टीप्लाई करके देखो, +12 आएगा सर, +12 आएगा। सॉरी गलत कर दिया मैंने, +12 आएगा। तो +12 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 आएगा क्या? यस सर 1 आएगा, 1 आएगा उस जगह पे, इस वाले जगह पे 1 आ रहा है। अब बाकी आप देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाकी एंट्रीज 0 0 और ऐसे ही आ रहा होगा, आप देख लेना, चेक कर लो, मैं मल्टीप्लाई किया बगैर बता देता हूँ आपको। ऐसा आप पहले कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है, मुझे तो पता है इसकी कहानी पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, यूज प्रोडक्ट हो गया ना, बी अपने आप में इनवर्स, हाँ एडजॉइंट दिया हुआ है, और 1 अगर आता है यहाँ पे मतलब सीधा सीधा इनवर्स दे दिया है। ये आप लोग को पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमेशा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो नंबर होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ही होता है कि वो क्या है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इनवर्स निकल जाएगा। तो इनवर्स तो आपको सीधा दे दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब जब ए इनवर्स निकल गया है तो अब बस आपको यहाँ से बी निकालना है और सॉल्व कर देना। आप यकीन मानेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है पेपर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि उस प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल वही कहानी है, देख लीजिए ए इनवर्स सीधे धड़ से लिखा इसने और फटाक से आंसर लिया है। ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, 34 प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस नहीं बनाने। तो सिलेक्शन भी मैंने बता दिया क्या क्या, कि आप बाकी एक्सरसाइज से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डिलीटेड है और कौन सा आपको बनाना है।
बाकी जहां जहां भी एडजॉइंट वाले क्वेश्चन दिखते हैं भूल से भी मत छोड़िएगा, बड़ा डेंजर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एडजॉइंट वाले क्वेश्चन आपको बनाने ही है हर एक जगह, जहां जहां प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है, ये सब कुछ नहीं बनाने हैं, ये सब डिलीटेड है। जहां लिखा है ना यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो सब छोड़ दीजिए। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा, बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा एग्जाम में 16, ठीक है। बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं इस पैटर्न को। अभी अब आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो नीचे दे दिया, डिनोमिनेटर में दे दिया, आप उसको एज्यूम कर लीजिए। आपने कभी 10th में सॉल्व किया होगा कि जैसे डिनोमिनेटर में 1/x 1/y होता है, तो आप यूवी लेते थे कि नहीं लेते थे, यूवी a डब्ल्यू equals to करके कर लेंगे। हाँ बस सर। बस भाई, हाँ बस यूवी डब्ल्यू कर लीजिए, यूवी डब्ल्यू में बना दीजिए और वापस रेसिप्रोकल ले लीजिए, फाइनल आंसर, कुछ नहीं है। जहां भी लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है वो सब नहीं बनाने हैं आपको, ठीक है, वो सब आप छोड़ दीजिए। एक्सपांशन पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज नहीं बनाने। एक्स वाई जेड आर नॉन, देन इनवर्स ऑफ दिस बोल रहा है, इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, क्या होगा ए का इनवर्स, एडजॉइंट क्या होगा बताइए। एक्स वाई जेड निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कॉमन निकलेगा ना एक्स वाई जेड, एडजॉइंट निकालो, इसका क्या आता है देखो, क्योंकि एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में यही होता है ना कि ये कॉमन चीज बाहर आ जाती है, देन यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से आप गेस कर लेना कि आंसर क्या होगा, थोड़ा ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये आपको नहीं बनाना है, आई मीन जहां कहीं भी प्रॉपर्टी लिखा है तो नहीं बनाना है, अदरवाइज प्रॉपर्टी, विदाउट प्रॉपर्टी लिखा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में लिखा है, प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जानते हैं, और इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज है, ठीक है, आएगी इनइक्वालिटी वाली कोई चीज आएगी, थीटा दिया है तो कुछ समथिंग से इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो आप उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छे क्वेश्चन है, मिसलेनियस के जरूर बनाइएगा, ठीक है। जो डाउट आएगा कल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं, और मैंने एमटीजी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप एमटीजी में क्या है। और स्पेशली जो एमटीजी है उसमें भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि उसमें डिलीटेड पार्ट क्या क्या है। और देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट साथ में पढ़ना जरूरी है। वेटेज की बात करें तो 10 नंबर का है दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है। और स्कोरिंग भी है, स्कोरिंग भी है भैया। देखिए मैं आपको एमटीजी के क्वेश्चंस दिखा रहा था, और एमटीजी के क्वेश्चंस में आप देखिए कि ये जितने भी एक्सपांशन वाले क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट की, ये आपको बनाने हैं। 4.2 जो है वो बनाना है आपको, सारे क्वेश्चन बनाने हैं, नोट कर लीजिए एमटीजी से। जैसे ही 4.3 आता है पूरा छोड़ देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बनाना ही नहीं आपको, ठीक है, वो आप मार्क करते जाइए साथ में। तो 4.3 आपको सॉल्व नहीं करना है, चाहे वो 1 मार्क हो, चाहे 4 मार्क हो, या जो भी 6 मार्क, जो भी जितने भी मार्क्स का, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, पूरा डिलीट कर दिया ये, ठीक है। एक अच्छी खासी राहत मिल गई ना अब आप लोगों को, एक बड़ा पार्ट डिलीट हो गया। देख लीजिए कितना कितना बहुत बड़े अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता था पहले बच्चों को। अभी 4.4 आपको बनाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिकमेंडेड है, ये जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने ही इस साल भी। माइनस को फैक्टर बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। एडजॉइंट बनाएंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट इनवर्स करते करते जब आप एप्लीकेशन तक पहुंचते हो तो इतना कुछ सीख चुके होते हो कि आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं एप्लीकेशन के, ठीक है। तो बस वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको कन्वर्ट करने हैं और सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एमटीजी में, एनसीईआरटी लगाने के बाद एमटीजी जरूर लगाइए। जो डिलीटेड पार्ट था 4.2 मैंने बता दिया, उसके अलावा कोई डिलीटेड पार्ट नहीं, ठीक है, सब कुछ बनाना है आप लोगों को, एवरीथिंग। सिर्फ 4.2 डिलीटेड है, और मैं यहाँ से बनाना आप लोगों को बहुत जरूरी है एमटीजी से, तभी आप लोगों को कमांड आएगा। एक चीज है कि आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न के हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, फॉलोइंग सिस्टम, तो 2-4 लगा के बंद कर दीजिए, बाकी जो डिफरेंट पैटर्न है वो जरूर बनाइए, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।